हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में 25 तक किया था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 26 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर सच दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ and AB by DE is equal to BC by EF. AB by DE is equal to BC by DF. ठीक है? Then triangle ABC is similar to triangle DEF. Triangle BCA is similar to triangle DEF. Triangle CAB is similar to triangle DF. And the similarity of the given triangles cannot be determined. सबसे पहली बात, सिमिलैरिटी का कंडीशन क्या था? तीन कंडीशन जो हमने पढ़ा है। पहला है एंगल मतलब इसके दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा साइड, जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो तो हो जाएंगे, मतलब ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ऐसा कुछ हो तब हो जाएगा। और एक तीसरा जो है, जब एक एंगल दिया हो और उस वो एंगल इन दोनों साइड के बीच में ना, ए सी और बी सी, ये एंगल जो इक्वल है वो इन दोनों साइड के बीच में है ना, डी एफ और ई एफ। द वन ऑफ द एंगल इज इक्वल एंड द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल आर प्रोपोर्शनल, तभी वो सिमिलर होता है। लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना। यहां पे तो क्या दिया हुआ है, देखो आप, यहां पे दिया हुआ है कि ए बी और डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। तो ये तो एंगल को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है जो साइड प्रोपोर्शनल है। मतलब यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द सिमिलैरिटी। मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। Am I करेक्ट? चलो, किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहा है। 27 क्या है फिर से? सिमिलैरिटी क्या है? देखिए ध्यान से, आर क्यू पी टी S. In the adjoining diagram, ST is not parallel to PQ. The necessary and sufficient condition for triangle PQR similar to triangle TSR बोल दिया है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है? अच्छा, चार कंडीशन दिया हुआ है। एंगल PQR is equal to एंगल STR, एंगल QPR is equal to TSR, लिख दे रहे, एंगल PQR is equal to एंगल TSR, D एंगल PRQ is equal to RST। देखो, अगर ये दोनों सिमिलर है, PQR एंड TSR, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है P, ठीक है, वो एंगल T के बराबर होगा। ये सुनो, जो Q है वो S के बराबर होगा, जो Q है वो S के बराबर होगा, और R तो कॉमन है, R तो मेरा कॉमन है। अब देख लो, एंगल PQR इज इक्वल टू STR, नहीं, रॉन्ग है। एंगल QPR इज इक्वल टू TSR, ये भी गलत है। PQR इज इक्वल टू TSR, ये सही है। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। PQR is equal to TSR। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? PRQ, ये तो होगा नहीं, RST नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ऑप्शन सी। चलो 28 देखते हैं। The scale factor of a picture and the actual height of Sonia is 20 centimeter is to 1.6 meter। मतलब the scale factor of a picture और actual height, h लिखा मैंने, वो है 20 सेंटीमीटर बाई 1.6 मीटर, मतलब 160 सेंटीमीटर। If our height of the picture is 18, तो हाइट दिया हुआ 18, h मुझे पता नहीं, 20 बाई 160, then the actual height, बस यहाँ मैं तो क्लास 8-9 का सम्स है, 21 सा 28 सा, तो AH क्या होगा? 144, यानी कि 1.44
मीटर। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये बड़ा इजी था, प्रोपोर्शनल का सम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 ये सर्कल से है, बड़ा ही प्यारा सम है। इन द एडजॉइनिंग सर्कल बना लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ, ये आपका ए बी है, ए बी, ये आपका सेंटर है ओ, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया इन लोगों ने, ठीक है, और ये जाके यहाँ मीट कर रहा है। चलो सही है। दिस इज P, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज O, दिस इज Q. What they told us in the adjoining figure, O is the center of the circle and a semicircle is drawn on OA. OA is the diameter for the smaller semicircle, and angle APQ मतलब ये वाला एंगल is 20 डिग्री. The degree of measure of angle OAQ, ये वाला एंगल क्या होगा? ठीक है, देखो सबसे पहले ट्राइंगल AOP देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, ये और ये रेडियस है, तो ये वाला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, अब 20 तो जो थर्ड एंगल है वो 140 होगा। ये सुनो, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये 40 होगा। ये ऐसे भी निकाल सकते थे, 40 इक्वल्स टू 20 प्लस 20, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऐसे करके भी निकाल सकते थे। ये 20, ये 20, ये 40, ये 140, तो ये 40 होगा। ये पे अब ये वाला सर्कल देख रहे हो तुम लोग, OA डायमीटर है, तो डायमीटर से कोई भी एंगल बनाओगे तो 90 होगा ना भाई, डायमीटर से कोई भी एंगल बनाओगे 90 होगा। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होगा, यानी x क्या होगा? x होगा 50 डिग्री। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये 20, ये 140, ये 40, ये 90 फॉर द स्मॉलर सर्कल, फिर x निकाल लेंगे आराम से। चलिए, बड़ा इजी था ये वाला, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए सिर्फ। अच्छा, ये लोगों ने लिख दिया है कैसा सम है, एनालिसिस, एप्लीकेशन, गुड। नंबर 30 देखते हैं, ये भी सर्कल से है। ठीक है, एमसीक्यू में ना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये हो गया आपका AC, ये टैंजेंट है, टैंजेंट उसके बीच में एंगल x है, ये सेंटर है। जस्ट डायग्राम आपके पास सही से बनाएगा। दिस इज 50, दिस इज y, दिस इज z, this is x. In the given diagram, O is the center of the circle and D is the tangent at B. If angle ABC is 50, then the value of x, y, z. देखो, सबसे पहले x तो 50 होगा। x क्या होगा मेरा? 50। बोलो कैसे? Angle between tangent and chord is equal to the angle made by the chord in the other segment. Angle in alternate segment, याद है? तो x क्या होगा? 50 होगा। याद नहीं है आपको? ये सर्कल है, ये तो ये वाला एंगल, और ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बनाता है? वो दोनों इक्वल होते हैं, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। x is 50, y क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अगेन एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो y कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सॉरी, पहला ऑप्शन ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। फिर अब ये निकाल लो ना, ये 100 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये kiतना होगा? ये 40 होगा, ये 40 होगा, z 40 है मेरा। ठीक है, 31। In the given figure, PQ and QT are tangent to the circle such that TPS is 45 and TQS is 30 in the value of x. बड़ा इजी है, देखो पहले सर्कल बना लेते हैं। ये हुआ, यहां से एक टैंजेंट है, यहां से एक टैंजेंट है, दोनों टी पे मीट कर रहा है। ये एक कॉर्ड ले लिया, ध्यान से देखिएगा, यही डायग्राम है। यस, ये बोला है निकालने के लिए। ये वाली एंगल है 45, ये वाली एंगल है 30। अभी भी किया टैंजेंट और कॉर्ड, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा,
टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है और वो जो कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाता है वो इक्वल होता है। 45 है, ये भी 45 होगा, सेम लॉजिक। टैंजेंट कॉर्ड 45, तो ये कॉर्ड यहां पे बना रहा है एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में 45, तो ये हो जाएगा 75। ये देखो, ये जो आपका डायग्राम है PRQS, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब x प्लस 75 180 होगा, मतलब x कितना होगा 105, मतलब D इज माई करेक्ट ऑप्शन। ये 45, ये 45, ये 30, ये 30। जब भी टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल हो, समझ लेना कि ये प्रॉपर्टी यूज होगा कि टैंजेंट और एंगल के बीच में जो प्रॉपर्टी, टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो प्रॉपर्टी जो एंगल होता है, ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में जहां पर भी एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस में वो इक्वल होगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। जब भी टैंजेंट कॉर्ड हो तो समझ लेना कि ये वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। 31, 32 तो बड़ा इजी है, देखो 32 क्या है, जस्ट अ सेकेंड। A cylindrical metallic wire is stretched to double its length, लेंथ को डबल कर दिया। Which of the following will not change? इसका सरफेस एरिया चेंज होगा, टोटल सरफेस एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये तो यार फिजिक्स है, ठीक है। अच्छा 33 देख लेते हैं। 33, a right circular cone has the radius of the base equal to the height, radius और height equal है। if the volume is 9702 then the diameter will be, कर लेते हैं सॉल्व। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच तो यहां पर रेडियस है, इक्वल टू 9702। तो आर क्यूब क्या होगा 9702 इंटू 3 बाई 22 इंटू 7, जो सॉल्व कर लो। 22 11 2 जा 11 8 जा 88 88 बचा 9 90 88 8 फिर 2 441, मतलब आर क्यूब क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, 441 मतलब 21 इंटू 21, 7 3 21, मतलब आर क्या होगा 21, मतलब डायमीटर क्या होगा 42। सो द डायमीटर विल बी 42 सेंटीमीटर। बी दैट्स द करेक्ट आंसर, इजंट इट। ये बड़ा ही प्यारा सवाल है 34। देखो, एक स्फीयर है, उस स्फीयर को 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। A solid sphere with a radius of 4 centimeters cut into 4 identical pieces by 2 mutually perpendicular planes passing through its center. Find the total surface area of 1/4 piece. तो इमेजिन करो 4 पीस जब था, ठीक है, इसको कैसे देखा, मेरे पास तो एक बॉल भी नहीं तो मैं काट के कर सकता था। जब उसको 4 पीस में डालोगे ना, सबसे पहले जो आउटर जो कर्व सरफेस है वो तो 1/4 ऑफ द टीएसए होगा। जो आउटर कर्व सरफेस है 1/4 ऑफ द टीएसए होगा। आउटर कर्व सरफेस एरिया वो 1/4 ऑफ टीएसए होगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सही है। अब देखिए कुछ डायग्राम जो कटा हुआ पोर्शन है, कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही कुछ दिखेगा। अच्छी इधर से समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए जब काटिएगा आप तो 2 प्लेन सरफेस होगा और एक कर्व सरफेस होगा। जो कर्व सरफेस होगा उसका एरिया ये होगा, और जो प्लेन सरफेस होगा, ट्राई टू इमेजिन इट विल बी 2 सेमी सर्कल्स। आप हेमिस्फीयर लो ना, आप हेमिस्फीयर लो, ये इजी समझो। आप हेमिस्फीयर लो, उसको आप 20 से अगर काटोगे, ऐसे काट दोगे, तो ये पोर्शन जो एक्सपोज हो रहा है, जो पोर्शन एक्सपोज हो रहा है वो बिल्कुल सेमी सर्कल की तरह होगा, समझे। जो पोर्शन एक्सपोज हो रहा है, जो पोर्शन एक्सपोज हो रहा है, ये वाला जो कट किया आपने, जो कट किया, ये पोर्शन जो एक्सपोज होगा वो सेमी सर्कल की तरह होगा। तो जो प्लेन सरफेस होगा, 2 प्लेन सरफेस होगा और एक कर्व सरफेस होगा। कर्व सरफेस के लिए एरिया का ये होगा, और जो प्लेन सरफेस है वो 2 सेमी सर्कल होगा, तो एरिया ऑफ प्लेन सरफेस वो भी पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि टोटल एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आर 4 है मतलब 32 पाई,
यस, बी इज द करेक्ट आंसर. ट्राई टू इमेजिन, आप जब उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट जो होगा उसका कर्व सरफेस होगा, वो तो आराम से निकल जाएगा, और जो प्लेन सरफेस होगा वो ना सेमी सर्कल के शेप में होगा, 2 सेमी सर्कल. ठीक है, चलो 35. 2 आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ स्फीयर. 2 हेमिस्फीयर था, 2 हेमिस्फीयर था. ऐसे ही समझो ना, इसको अगर ऐसे काटोगे तो ये जो सरफेस है जो प्रीवियस में था ये सेमी सर्कल है, तो सिमिलरली यहां पर भी सेमी सर्कल होगा. ठीक है, चलो 2 सेमी सर्कल है, एक के ऊपर एक रख दिया हम लोगों ने, तो एक स्फीयर बन गया. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, रेशियो निकालना है. फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. बड़ा इजी है. इसका टीएसए क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर. इसका टीएसए क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर. इसका टीएसए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इजंट इट. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर है. द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द 2 हेमिस्फीयर टू द स्फीयर, तो या 3:2 हो गया. बी 35B डन. बड़ा इजी था, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता रहना चाहिए था. एंड टीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर. 36 देख लेते हैं, बड़ा ही इजी लग रहा है. कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 4 ऑप्शन है, देखते हैं. सब कॉट और टैन में है. कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2. ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन होगा. बोलो क्यों, बिकॉज अगर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का तुम होल स्क्वायर करोगे ना तो यही आएगा. देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है तो 2 into 1 होगा. यस सर, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन. ये चलो एप्लीकेशन बेस्ड, इजी था बट. 37 देखते हैं. गिवन a is equal to 3 sec square theta, b is equal to 3 tan square theta minus 2, find a minus b. तो भैया a minus b क्या होगा, a होगा 3 sec square theta माइनस b होगा 3 tan square theta प्लस 2. माइनस क्या, तो ये साइन चेंज हो जाएगा. 3 कॉमन ले लो, sec square theta माइनस tan square theta प्लस 2, ये 1 होता है, तो 3 into 1 प्लस 2 5. मीन्स 37 का डी होगा मेरा आंसर. 37 का डी होगा मेरा आंसर. ठीक है, 38 देख लेते हैं. 38. एट अ सर्टेन डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल टू द लेंथ ऑफ द शैडो, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल टू द लेंथ ऑफ द शैडो इज 1:3. मतलब ए बी मान लो पोल है, ये इसका शैडो है, तो ए बी बाई बी सी इज 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3. देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा, थीटा क्या होगा, तो बड़ा इजी है. tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी विच इज 1/√3. अब tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे. सो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर होगा आपका ए. ठीक है, बड़ा अच्छा था. नेक्स्ट 39. A man standing on the ship approaching the port towards the lighthouse is observing that the top of the lighthouse, ये मान लो ये लाइट हाउस था, ये बंदा यहां देख रहा है टॉप ऑफ द लाइट हाउस. A man standing on the ship approaching the port towards the lighthouse is observing the top of the lighthouse. In 10 minutes ये जा रहा है, ये जो शिप है आपका ये इधर जा रहा है. In 10 minutes the angle of elevation of the top of the lighthouse changes from alpha to beta. 10 मिनट बाद जो एंगल था वो अल्फा से बीटा हो गया. ठीक है, देन
अल्फा बीटा इक्वल तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो ऐसे गया। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये और ये बचा। आप इधर जा रहे हो, एंगल आपका इंक्रीज होगा, आप टूवर्ड्स 90 जा रहे हो, आपका बेस छोटा हो रहा है, बेस छोटा हो रहा है मतलब आपका एंगल बढ़ेगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस छोटा होगा, tan का वैल्यू बड़ा होगा, tan का वैल्यू बड़ा मतलब थीटा बड़ा होगा, और आप 90 की तरफ जाते हो तो थीटा बड़ा होता है, मतलब अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा। ये लास्ट टाइम भी दिया था शायद स्पेसिफिक पेपर में ऐसा कुछ। अच्छा, नंबर 40 देखो, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 13264। ठीक है, क्या बोला है, द डिफरेंस इन क्लास मार्क एंड द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 0। द डिफरेंस इन द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास, ठीक है, इज 0। और रीजन दिया हुआ है, मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो एकदम ही गलत है भाई, ये तो एकदम ही गलत है, आर इज टोटली फॉल्स। ओके, पहले देखते हैं, ये निकाल लेते हैं, एक्स क्लास मार्क 20 + 30, 20 + 30 मतलब 50, 25, 35, 45 and 55 and 65। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 6 12, 12 4 16। सबसे पहले मॉडल क्लास निकालो। मॉडल क्लास होगा ये, मतलब क्लास मार्क ये है उसका मॉडल क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास निकालो। मीडियन कैसे निकालते हैं, n + 1/2th, ठीक है, यानी कि 16 + 1 17, मतलब 8.5, मतलब यहां पे लाई करेगा मीडियन का वैल्यू, मतलब मॉडल क्लास ये रहा, क्लास मार्क ये है। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों का क्लास मार्क सेम आ रहा है। मीडियन का पता है ना, n आया तो n + 1/2th ऑब्जर्वेशन 8.5, 8.5 से बड़ा CF क्या है, ये है ना, बस यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्लास मार्क है, ये हमारा मीडियन होगा। जी सुनो, तो क्या दिया हुआ है, एंड द डिफरेंस इन द क्लास मार्क, डिफरेंस इन द क्लास मार्क तो 0 है, सही है, सही है, सही है, A is true, okay, but R is false। मॉडल क्लास एंड मिडिल क्लास आर ऑलवेज द सेम, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो A is true but R is false, 40C होगा, 40C होगा, ठीक है। चलिए 41, फॉर अ कलेक्शन ऑफ 11 array data the median is the middle number, बिल्कुल सही है, असम्पशन तो मेरा सही है। फॉर द डेटा 5 9 7 13 10 11 10 द मीडियन इज 13, मीडियन इज 13। भाई पहली बात तो ये अरेंज ही नहीं है बॉस, आप जब भी डेटा देखते हो तो उसको अरेंज करते हो, मतलब 5 7 9 10 10 11 13 ऐसे अरेंज करते हो, फिर ये मीडियन निकलता है, तो ये तो गलत है भाई। तो A is true, B is false, C 41C। देखो ध्यान से देखो, तो सजा ही हुआ नहीं था भाई, सजा होगा तो निकालोगे तो 10 निकलना था। अच्छा 42 क्या बोला है, अंकित हैज एन ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी वेयर 7% ₹100 शेयर आर अवेलेबल एट ₹120 इन कंपनी बी। ऑप्शन था उसके पास, वह रेट ऑफ डिविडेंड इज 8% एंड ₹1000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू इज ₹1000 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹1620। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी एंड द रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी। देखो अब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज रिटर्न निकाल लो, दोनों केस में जिसमें परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा है वो फायदेमंद है आपके लिए। तो परसेंटेज रिटर्न क्या है आपका, परसेंटेज रिटर्न का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, नॉमिनल वैल्यू बाई मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड।
ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इजी है। आया वहीं से, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। चलिए ये कट गया, 5 2 5 जा 2 6 जा 35/6 यानी कि 5/6, ठीक है, 6 5 30 का। यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न निकाल लो। परसेंटेज रिटर्न क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू बाय दिस इनटू दिस, ये सुनो 0 0, ये हो गया आपका 4 2 4 जा 281 यानी कि 400/81, 85 जा मतलब 5 से छोटा आ रहा है, तो बिकॉज 85 जा 400, तो ये 5 से छोटा आ रहा है, 5 से छोटा आ रहा है, मतलब ये आपका बेटर इन्वेस्टमेंट है, ये खराब इन्वेस्टमेंट है कंपेयर्ड, अगर कंपैरिजन करें तो 5 से छोटा ना भाई। ये सुनो क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ दोनों ही सही है, और आर एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। द रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज बेटर देन इन कंपनी बी, सही है, एकदम सही है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर, व्हाई, बिकॉज द रेट ऑफ परसेंटेज रिटर्न इज बेटर, भैया खत्म, और कुछ नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलो 43 देख लेते हैं क्या बोला है। 43 क्या बोल रहा है, असर्शन ए क्या है आपका, x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एकदम सही है। रीजन क्या है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सप्लेनेशन तो है नहीं है, ठीक है इसका, चलो चेक कर लेते हैं फैक्टर है कि नहीं है। तो x इक्वल्स टू -2 यहां पुट करो, -2³ प्लस 2 इंटू -2² माइनस -2 -2 -8 प्लस 8 प्लस 2 -2 0 आ रहा है, मतलब x प्लस 2 फैक्टर है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड, भाई ऑप्शन डी नहीं होगा, सॉरी, हाँ ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। मैं एक्चुअली ऑप्शन 42 का ऑप्शन देख रहा था डी, तो कंफ्यूज हो गया। 43 डी इज करेक्ट, ठीक है। 44 assertion is the point -2, 8 is invariant under reflection in the line x equals to -2। एक पॉइंट इनवेरिएंट कब होता है, जब किसी लाइन पे वो रिफ्लेक्ट करे और चेंज ना हो। जैसे कि अगर मैं बोल दूं सपोज 0,2 इसको रिफ्लेक्ट करो तुम y एक्सिस पे, तो ये 0,2 ही रहेगा, तो इसको हम इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। तो ये सुनो, तो यहां पे बोल रहा है कि क्या -2,8 इनवेरिएंट है when it is reflected under line x equals to -2। बड़ा इजी चेक करना, x equals to समथिंग है ना, तो इसका साइन चेंज करो पहले, प्लस ट्वाइस इंटू दिस करो, (8) साइन चेंज करो प्लस ट्वाइस इंटू दिस, ये मैंने समझा चुके हैं हम, रिफ्लेक्शन चैप्टर जो कराए थे हम। तो ये हो गया -2,8, या सेम ही आ रहा है, मतलब ये इनवेरिएंट है, या ग्राफ में बना के भी देख सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा ये तो सही है। आर क्या है, इफ अ पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस। नहीं भाई, 0,2 इसको आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो तो ये 0,-2 हो जाएगा, इनवेरिएंट नहीं है, तो नहीं है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, नहीं गलत है, गलत है। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, चेक कर लो, आर फॉल्स था बट ए मेरा ट्रू था, ठीक है। 45 when a die is cast with numbering on its faces as shown, the ratio of probability of getting a composite number 4 5 6 to the probability of getting a prime number। पहले probability of getting a composite number क्या होगा, यहां पे composite कौन कौन से, 4 और 6 प्राइम नहीं होंगे तो composite होंगे, और 1 तो प्राइम भी नहीं है composite भी नहीं है, 2/6 1/3। और probability of prime number 1 2 3 3/6 यानी 1/2, रेशियो होगा 1/3 is to 1/2,
6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:3, मतलब ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। सही है, सही है ना भाई, सही है। 46 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ a 1 - 2 3 4 एंड m, पता नहीं m क्या है, इज am इक्वल्स टू b दिया हुआ है, तो b का दिया हुआ है 224। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज am इक्वल्स टू b। a का ऑर्डर है 2 × 2, चेक कर लो, m का ऑर्डर नहीं पता। b का ऑर्डर है 2 × 1, रोज इंटू कॉलम। मल्टीप्लीकेशन में याद रखोगे कि अगर पहले वाले का ऑर्डर a × b है तो दूसरे वाले का ऑर्डर b × c होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर a × c होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वाले के रो के बराबर होता है, दूसरे वाले के कॉलम। मतलब अगर ये b × c है तो चेक करो, जो ये है इसके बराबर है a b b c, ये क्या है a b b c, ये a c, मतलब a और b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू 2 होगा, c का वैल्यू 1 होगा। चेक कर लो, ये देख लो, सिर्फ पहले वाला अगर a × b है, दूसरा वाला b × c होगा, तो रिजल्टेंट a × c होगा, तो वहां से आराम से निकल जाएगा। c का वैल्यू 1 है, ठीक है, b का वैल्यू 2 है, मतलब 2 × 1, 2 × 1 मतलब b, सही है, 2 × 1 या 2 × 1। क्लियर है, पहले वाले का वो क्या लेगा, कॉलम, और रिजल्टेंट का इसका और रिजल्टेंट का कॉलम इक्वल होगा। पहले वाले का ये m जो है वो कॉलम लेगा, कॉलम और रो इक्वल होता है, और इसका जो कॉलम है वो रिजल्टेंट वाले के कॉलम के बराबर होगा। ये याद रखना ना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है 47। देखते हैं, गिवन a1 a2 a3 and b1 b2 b3 आर रियल नंबर्स, और ये दिया हुआ है कि a1 - b1 इज इक्वल टू a2 - b2 इज इक्वल टू a3 - b3, सब तो इक्वल है और इक्वल। देन ये जो नंबर्स है हमारे, जो नंबर्स है a1 - b1 a2 - b2, ठीक है, ये फॉर्म्स डैश प्रोग्रेशन, जाहिर सी बात है, इक्वल है, तो जब डिफरेंस निकालोगे तो सेम ही आएगा। ए बी सी, ए पी का कंडीशन क्या है कि b - a इज इक्वल टू c - b, यही ना कंडीशन। डिफरेंस सेम होगा तो डिफरेंस तो सेम ही होगा, दिस माइनस दिस, डिफरेंस अब 0 होगा तो कॉमन डिफरेंस, मतलब ये एपी में होंगे। क्या होंगे, एपी में अरिथमेटिक मीन 47 डी होगा, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 0 होगा मेरा, सही है, इक्वल थे नंबर भैया सब। ओके, चल अब एक सेकेंड, ठीक है, 48 देखते हैं। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज डैश इफ इट मूव्स सच दैट इट कीप्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। पॉइंट है, अब ये फिक्स है, इसको मूव करो ऐसे कि इसका डिस्टेंस सेम रहे, you'll get a circle now. You need to move the point P, you get a circle. So Lucas is a circle. A 49, the last one. The point of concurrence, मतलब जहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ से पास कर रहा है, of the angle bisector of a triangle, angle bisector of a triangle, the point of concurrence is known as centroid। नहीं भाई, वो तो मीडियन से रिलेटेड है। इन सेंटर, यस, इसको इन सेंटर बोलते हैं, याद है कंस्ट्रक्शन में, यहीं से तो हम लोग इन सेंटर बनाते हैं, इन सर्कल बनाते हैं, तो ये मेरा इन सेंटर है, याद रखिएगा, सब देख लीजिएगा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं याद रखिएगा, दे सकता है। सर्कम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड मतलब जहाँ मीडियन मीट करते हैं, सभी बात चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यही था मेरा MCQ, यहीं तक था, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो 3 मार्कर है। ओके, चल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलती है कि और भी वीडियो बनाते रहें।